आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। टीचिंग फैक्टर्स क्या हैं, लर्निंग फैक्टर्स क्या हैं। यू कैन से दैट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो फैक्टर यूज होते हैं आज हम उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि आपने ये टॉपिक कवर नहीं किया, ये टॉपिक कवर नहीं किया। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि पेपर 1 के अंदर बहुत जो ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने किए हैं मैं वही कवर करने वाली हूँ, क्योंकि सब कुछ कवर करना आसान नहीं है। सब कुछ कवर करने लगोगे तो वो बहुत कुछ है पेपर 1 के अंदर, आपका पेपर 2 छूट जाएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो मेन टॉपिक है जिनको आप पढ़ करके आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, मैं सिर्फ वही पढ़ाने वाली हूँ, वही टीच करने वाली हूँ। अगर फिर भी कुछ एक आध टॉपिक छूट जाता है, अगर आपको लगता है कि ये कवर करना चाहिए तो आप उसको खुद से कवर करने की कोशिश करना। दूसरी चीज क्या है कि मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि बच्चे जो है रिसोर्सेज के लिए इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी ट्यूटर को फॉलो करो, मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे ही फॉलो करो, आप किसी भी ट्यूटर को फॉलो करो, लेकिन एक ट्यूटर को ही फॉलो करो। अगर टीच किया हुआ नहीं समझ आ रहा है, आप उसी को एक बार वीडियो को रिपीट करो, 2 बार रिपीट करो तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक ही रिसोर्स फॉलो करो, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में हमें एग्जाम की एकदम प्री प्लानिंग के हिसाब से, हमें प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से एग्जाम हमें क्लियर करना होगा। आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है, टेस्ट सीरीज का भी आपके पास टाइम होना चाहिए, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने का भी आपके पास टाइम होना चाहिए, आपने जो मिस्टेक की है उन मिस्टेक के ऊपर वर्कआउट करने का भी आपके पास टाइम होना चाहिए। तो प्लीज जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स को समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी टर्म्स के अंदर मार खा रहे हैं। जो ऐसे मिस्टेक हैं, जो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, आप गूगल आउट कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो मैं बता दूंगी, आई विल बी देयर। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टुडे लेसन। टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। टीचिंग फैक्टर्स क्या हैं? टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स में जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इसमें टीचर क्या फैक्टर यूज करता है एंड लर्नर्स क्या यूज करता है, टीचर की साइड से क्या फैक्टर्स रहते हैं और लर्नर की साइड से क्या फैक्टर्स रहते हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आता है राइटिंग इंस्ट्रक्शन। इस पे ना क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो क्वेश्चन जो है सीक्वेंस में पूछा रहता है कि पहले टीचर क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, कुछ ऐसा ही था क्वेश्चन। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो ये मैंने रेड पॉइंट जो लिखे हुए हैं, जो रेड मैंने कलर किया हुआ है पॉइंट पे, ये इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर इसी प्रोसेस पे कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। और जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है जो रेड कलर में, ये थोड़े हाईलाइटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है कि जब टीचर जो है लेसन प्लान करने, लेसन को डिलीवर करने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव, मतलब लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का कंटेंट। उसके बाद जो भी लेसन से रिलेटेड, जो भी लेक्चर के रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। आफ्टर दैट क्रिएटिंग, एक चीज यहाँ याद रखना, यहाँ पे ये जो भी काम हो रहा है वो टीचर कर रहा है, ये टीचर के लिए यूज हो रहा है। क्रिएटिंग सेट फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन मीन्स लेसन को इंट्रोडक्शन करने के लिए एक तरीके से वो सेट तैयार करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, आफ्टर दैट, मतलब आप ये बोल सकते हैं जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे लेसन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है उसको, उसकी प्लानिंग करते हैं। फोर्थ पॉइंट में वो इंट्रोड्यूस करते हैं लेसन को कि हाँ आज के लेसन में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं। आफ्टर दैट स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन,
क्लासरूम क्वेश्चन के जो है उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। रिस्पॉन्स मैनेजमेंट की बच्चों ने जो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, यानी कि एज ए टीचर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो स्टूडेंट्स उसका क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्स का जो स्टूडेंट्स का जो रिस्पॉन्स है आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे यहाँ पे। देन एक्सप्लेनिंग, आपने कोई क्वेश्चन दिया, स्टूडेंट्स को कुछ ने सही कर दिया, कुछ ने गलत किया, तो आप क्या करेंगे, बाद में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे होना था। आफ्टर दैट इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, फिर उसके बाद जो है आप उसको पूरा एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज यूजिंग टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। यूजिंग टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट को टीच करने के लिए आप कौन सी टीचिंग एड्स का यूज कर रहे होते हैं। टीचिंग एड का मतलब होता है कि सहायक सामग्री। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप बच्चों को डेमोस्ट्रेट करके पढ़ा रहे हो, प्रोजेक्टर की हेल्प से पढ़ा रहे हो, आप या ऑन बोर्ड लेक्चर मेथड आप दे रहे हो, किस तरीके से डायग्राम की हेल्प से आप स्टूडेंट को टीच कर रहे हो, ग्राफिक आप बोल सकते हैं। किस तरीके से इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी के अंदर यही आता है कि आप स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा समझ आए, उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं, कौन सी टीचिंग एड्स आप यूज कर रहे हैं। स्टिमुलस वेरिएशन, स्टिमुलस मैंने कल भी बताया था। स्टिमुलस होता है कुछ आप एक तरीके से किसी चीज को एनर्जेटिक कर देना। एनर्जेटिक मतलब एनर्जेटिक वे में होता है, एक तरीके से एनर्जी को बूस्टअप करने के लिए यूज किया जाता है स्टिमुलस को, कि बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भर दी जाए, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है स्टडी कर पाए, ज्यादा एक्टिव होकर के वो लेसन को ध्यान से सुने। पेसिंग ऑफ द लेसन, पेसिंग ऑफ द लेसन जो होता है, आप जैसे कि मैं अपना पर्सनल उसमें बोलूं कि मतलब यहाँ पे बच्चे जो हैं कितना सेटिस्फाई हैं आपके लेक्चर से। यहाँ पे लेक्चर सेटिस्फेक्शन आता है कि आपसे बच्चे, आपके जो टीचिंग मेथड है, आपका जो टीचिंग वे है, या आपका जो कंटेंट डिलीवरी है, आपका जो लेक्चर है, उससे स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड है। आफ्टर दैट प्रमोटिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स का मतलब होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि आप जो है स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, कि क्वेश्चन पूछने में, क्वेश्चन आंसर में जो है जो एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो पार्टिसिपेट करें। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, टीचर जो ब्लैक बोर्ड का यूज करता ही करता है। अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन, नेक्स्ट आ जाता है आपका गिविंग असाइनमेंट, स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट आप देते हैं यहाँ पे। इवैल्यूएटिंग द पीपल प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो चेक करते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं कि कहाँ तक बच्चे जो है आपने जो टीच किया था उसको, उसमें जो है बच्चों को कितना समझ आया है। जैसे कि क्या होता है, टीचर जो टीच करता है उसमें अगर मैं खुद लाइव सेशन ले रही होती तो वहां पे मैं भी यही काम करती कि मैं 1 घंटे का आपको, अगर 1 आवर का मैं लेक्चर दे रही हूँ, आफ्टर 1 आवर मैं आपसे 5 या 4 क्वेश्चन ऐसे पूछती कि मैं ये चेक करने के लिए आपको कितना समझ आया है। इवैल्यूएटिंग द पीपल प्रोग्रेस की स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उनको कितना समझ आया, कितना नहीं समझ आया, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोजिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रिमीडियल मेजर्स। जो ये डायग्नोजिंग है, ये वर्ड कई बार यूज हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी यूज हुआ है, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। डायग्नोज का मतलब होता है एक तरीके से क्लास को साइज अप करना। साइज अप का मतलब होता है आप जो टीचर जैसे ही क्लास के अंदर एंट्री करता है, तो उसमें स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा थोड़ा सा वीक है, कौन बच्चा मतलब किस तरीके से समझने वाला, एक तरीके से स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, स्टूडेंट की वीकनेस, स्टूडेंट किस लैंग्वेज में ज्यादा समझते हैं, वो एक तरीके से हम क्लास को साइज अप कर देते हैं।
पीपल्स लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रिमीडियल मेजर्स, मतलब रिमीडियल का मैंने मीनिंग जो है लास्ट जो कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था। रिमीडियल का मतलब होता है यहाँ पे उनको जो स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कौन सी गलतियां वो कर रहे हैं जिनके कारण वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो चीजें हम यहाँ पे सब कुछ देखते हैं। डायग्नोजिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रिमीडियल मेजर। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास। मैनेजमेंट ऑफ द क्लास क्या है कि आपकी क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं, कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं, मतलब एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। मीन्स क्या है कि आप क्लास को मैनेज कैसे करते हैं। जो क्लास में स्टूडेंट्स मिसबिहेव कर रहे हैं आप उनको पुनिश कर रहे हैं, डायरेक्टली उठक बैठक लगवा रहे हैं या स्टिक आपने उठा लिया है, कुछ इस तरीके से, ये कोई तरीका नहीं है। आप उनको कैसे एंगेज करेंगे, जो नोटी टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे एंगेज करेंगे। जैसे कि एक अच्छा तरीका है कि आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आपने जो टीच किया है उसी में से आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए, अपने आप शांत हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से टीचर जो है एक नेगेटिव मैनर्स में भी ना जाए कि नेगेटिव इफेक्ट भी ना जाए, और उसको एक बेटर से बेटर वे में कैसे क्लास को मैनेज करते हैं। ये सब हमने जो स्टडी किया है, ये जो है ये सारा टीचर जो है वो टीचर यूज करता है क्लासरूम में टीचिंग के दौरान। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग फैक्टर्स। लर्निंग फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जो देखा है वो क्या टीचिंग फैक्टर्स थे जो टीचर यूज करता है क्लासरूम के अंदर। अब हम देखने जा रहे हैं लर्निंग फैक्टर्स क्या होते हैं। इफेक्टिव लर्निंग के अंदर कौन कौन से यूज किए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को जो है समझ में आए। इफेक्टिव लर्निंग को हिंदी में बोला जाता है प्रभावी शिक्षण। इफेक्टिव टीचिंग जो है वो क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रभावी शिक्षण। पर हिंदी जो है कुछ ज्यादा ही हो जाएगी, वो हिंदी में समझ नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स एक और मिस्टेक करते हैं पेपर 1 के अंदर, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होकर के भी आप इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, बल्कि इंग्लिश समझना आसान है रादर देन हिंदी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो हिंदी पढ़ना शुरू कर देते हैं। अरे भाई अपना सब्जेक्ट तो जो है आपका अपना सब्जेक्ट इंग्लिश में है, आप क्यों हिंदी में जाते हैं। आप फिर वहां पे क्या है कि फाइनल एग्जाम होता है तो फाइनल एग्जाम में हिंदी इंग्लिश ऐसे स्क्रॉल करते रह जाते हैं। वो आप लैंग्वेज ना तो आप हिंदी ही समझ पाते हैं ना आप इंग्लिश ही समझ पाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी में है तो आप हिंदी में स्टडी करना है, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में स्टडी करो। और स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन है कि वो हिंदी में ही पढ़े, चाहे वो कोई भी पेपर उनका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी यूनिट आप कवर कर रहे हैं। नहीं तो आप वहाँ पेपर 1 में पता चला टोटल 3 आवर्स का पेपर है, जहाँ 3 आवर्स में आप पहले 2 घंटे या पहले 2 आवर्स या 2.5 आवर्स आप पेपर 1 में ही निकाल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। अरे मुझे तो ये आता है, लेकिन एट द एंड भाई पेपर 2 भी देखना है आपको। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 60 मिनट का है पेपर 1 तो कोशिश करो उसको 40 मिनट में ही कवर करने का। रेस्ट जो 20 मिनट आपकी रिमेनिंग रहेंगे वो 20 मिनट आपकी बाद में रिवाइजिंग के लिए कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया है, कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोबारा, वो लास्ट में काम आएंगी। जितना टाइम आपको अलॉट किया हुआ है, टोटल 3 आवर्स आपको किया हुआ है, कोशिश करो कि कंप्लीट पेपर को आप 2.5 घंटे में खत्म करने की। आपके पास 30 मिनट ऐसा रहे कि उस पेपर को रिवाइज करने के लिए टाइम बचे आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम गलती कर देते हैं। अब आप ऐसा नहीं है कि कैसे करोगे आप, 3 घंटे का पेपर है, बच्चे तो 4 घंटे में करते हैं, 5 घंटे में करते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों को पेपर नहीं आता होता, पेपर आता होता है, बहुत पेपर आता है। मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको कंप्लीट का कंप्लीट पेपर आता होता है, लेकिन वो वहां पे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट सीरीज नहीं लगा के जाते। टेस्ट सीरीज इसीलिए लगाई जाती है ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाए। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रविंद्र बाबू राहुला जो है
इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। solutionadda.in जो है वेबसाइट पे इन्होंने पूरा टेक्निकल एग्जाम के साथ किया हुआ है। इनके पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी रहती है। रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन करना सीखो भाई। इधर उधर भटकने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है कि आप 70 रिसोर्सेज आप कर रहे हैं कि अच्छा इस वेबसाइट से भी हम टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, इससे वेबसाइट से टेस्ट सीरीज ले लेते हैं। टेस्ट सीरीज लो, जेन्युइन टेस्ट सीरीज लो जो आपका हेल्पफुल करे, जो आपकी हेल्प करे एग्जाम में, जो आपको रियल एनालिसिस दे। लेट्स कंटिन्यू द लेसन। टीचिंग फैक्टर हमारे हो चुके हैं। अब लर्निंग फैक्टर्स हम करेंगे। लर्निंग फैक्टर्स में क्या होता है कि इन इफेक्टिव लर्निंग मोस्टली वी नोटिस दिस फैक्टर्स। जो इफेक्टिव लर्निंग होती है उसमें हम ये जो फैक्टर हैं हम इनको जो है नोटिस करते हैं। मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मोर रिटेंशन, joyful learning, more scope of cognitive development, self-directed learning and self-motivated for further learning। और ये मैंने जो पॉइंट उठाए हुए हैं या जो कोई भी मैं टीच कर रही हूँ केवीएस मदन से मैं टीच कर रही हूँ। केवीएस मदन जो है स्टैंडर्ड बुक है पेपर 1 के लिए। किसी को अगर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखना है या वीडियो देखना पसंद नहीं है तो आप पेपर 1 में के लिए केवीएस मदन को ही रेफर करो, रादर देन कि आप इधर उधर भटकने से अच्छा एक ही रिसोर्स आप फॉलो करो। मैं यही बोलूंगी, यही सजेस्ट करूंगी। मैंने यहाँ पे जो लेक्चर डाले हैं ये मैंने इसलिए डाले हैं कि ताकि आपको ये पता चले केवीएस मदन को भी जो है पढ़ना कैसे है। बच्चे क्या करते हैं एक्चुअल में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये जो यूनिट है एक्चुअल में 2 to 3 आवर्स का ही है और इसी में बच्चे क्या क्या एक वीक निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में बच्चे 4 दिन निकाल देते, 5 दिन निकाल देते हैं। भाई एक्चुअल में कम्युनिकेशन 1 घंटे का ही है। पढ़ना कैसे है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, पॉइंट को ब्लाइंडली रिमेम्बर नहीं करना है। रट्टा अगर मारोगे तो फंस जाओगे एग्जाम में। आपको सिर्फ पॉइंट याद करने, समझने हैं और उनके बेस पे क्वेश्चन लगाने हैं। मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मोर रिटेंशन। आप इसमें क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपका जो है कितने आप मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि बच्चा पढ़ने में या लर्निंग पावर जो उसकी मेमोराइजेशन पावर कितनी तेज है वो डिपेंड करता है। मोर रिटेंशन का मतलब क्या है कि आपकी रिकॉलिंग पावर जो है, स्टूडेंट्स की जो रिकॉलिंग पावर कितना जल्दी रिमेम्बर कर पाता है कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको कितना जल्दी वो रिकॉल कर सकता है। जॉयफुल, एक तरीके से जॉयफुल लर्निंग का मतलब क्या होता है कि वो जो भी लर्न कर रहा है उसको वो एंजॉय कर रहा है, मतलब खुश है वो अपनी लर्निंग से। जॉयफुल का मीनिंग होता है कि खुश रहना, पसंद रहना, कि वो अपनी जो कुछ भी वो लर्न कर रहा है उससे वो खुश है। मोर स्कोप ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, मोर स्कोप ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे जो हमारा मानसिक जो विकास है, जो हमारी थिंकिंग जो डेवलप होती है, मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुकी हूँ। कोग्निटिव वर्ड अगर कहीं पे आ जाए तो वहाँ पे हमारी थिंकिंग डेवलप हो रही होती है। तो मीन्स क्या है, यहाँ पे जो है जितना ज्यादा स्टूडेंट्स लर्न करेगा उतनी ज्यादा उसका जो है माइंड जो है, उसकी थिंकिंग जो है, थिंकिंग पावर डेवलप हो रही होती है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है, इसमें मतलब आप सेल्फ स्टडी आप बोल सकते हैं कि वो खुद को ही डायरेक्ट करता है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन फॉर फर्दर लर्निंग्स की आप जैसे मान के चलो कि मैंने एक एग्जाम निकाला, मैंने सिर्फ यूजीसी नेट निकाला एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन आप अपने आप को खुद मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर से मेरा कुछ नहीं होना, मुझे जेआरएफ भी चाहिए। आप अपने आप को और मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे और स्टडी करनी है। कुछ इस तरीके से आता है सेल्फ मोटिवेटेड फॉर फर्दर लर्निंग के लिए।
अब यूजीसी नेट में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं और क्या क्या वो पूछे गए हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये वो क्वेश्चन है जो 5 स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वो सबसे ज्यादा पूछी गई है, प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछी गई है। बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर का मतलब ये नहीं कि वो गरीब फैमिली से या अमीर फैमिली से, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर का मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स है उसकी वो कौन सी लैंग्वेज जानता है, वो हिंदी समझता है, वो इंग्लिश समझता है, वो गुजराती समझता है, वो क्या समझता है। यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर का मतलब ये है, बैकग्राउंड ऑफ लर्नर का मतलब ये नहीं है कि आप उसके फैमिली बैकग्राउंड पे जाओगे। फैमिली बैकग्राउंड अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है सीधा उसको कट कर देंगे, वो ऑप्शन से बाहर चला जाएगा आपका, और ये दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल मीन्स क्या है कि जो आपका लर्निंग मटेरियल्स है, जो कंटेंट्स है, वो इजी है या डिफिकल्ट है। अब जैसे क्या है कि केवीएस मैदान में कुछ स्टूडेंट्स जो है बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जो केवीएस मैदान की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज लगती है, थोड़ा इंग्लिश जो है हाई लगती है। हिंदी की मैंने बुक देखी, मेरे को तो हिंदी समझ ही नहीं आई। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बुक की जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कम समझ आती है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में से आपका आता है स्पेस, बच्चे को क्या स्पेस मिल रहा है, फिजिकल कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट मैंने बताया था आपको, मतलब इसमें इमोशन रिलेटेड आपका आ जाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर मैटर करता है कि बच्चा ऐसा ना हो कि क्लास के अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है लेकिन उसकी फैमिली के अंदर उसका जैसे फैमिली में क्या होता है, मोस्टली केसेस में जो बच्चा सरवाइव करता है, मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा होता है, क्या जब घर में एक कलेश रहेगा क्या बच्चा पढ़ पाएगा, बहुत शोर शराबा रहता है या कुछ और प्रॉब्लम है कि मतलब जो बच्चे के स्टडी पे इफेक्ट डाल रही है। बहुत सारे एक मैंने पेरेंट्स का कलेश जो है, पेरेंट्स की जो आपस में फाइटिंग होती रहती है वो तो एक अलग मैटर है, एक पॉइंट ये है, और बाकी बहुत सारे मैटर होते हैं जिसके कारण जो है बच्चा नहीं पढ़ पाता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये सब आ जाता है। या फिर क्लास के अंदर भी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास के अंदर भी वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलता है कुछ स्टूडेंट्स को कि भाई वो स्टडी कर पाए। कुछ स्टूडेंट्स जो है क्लास में भी अपने आप को अकेला फील करते हैं, अगर अकेला फील करते हैं या बाकी बच्चों को वो समझते हैं कि वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, तो वहां उस केस में भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। मोटिवेशन जो होता है एक इंटरसनिक होता है, एक एक्सट्रिनिक होता है। इंटरसनिक होता है कि मतलब जो आप खुद से मोटिवेट रहते हैं, जो इंटरनली होता है, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, आप अपने आप में ही इतने ज्यादा मोटिवेटेड है। एक्सट्रिनिक में आ जाता है, एक्सट्रिनिक में कि आपका जो पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या आपके टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब बाहर का कोई बंदा है आपकी अपनी बॉडी के अलावा, आपके अपने उसके अलावा, शरीर के अलावा कोई और दूसरा बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है, तो वो किस में आता है, एक्सट्रिनिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है लर्निंग सपोर्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है ये इंटरसनिक और एक्सट्रिनिक में, इनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हुई है। वो यही है कि इंटरसनिक जो होता है वो होता है इंटरनली आपका जो सेल्फ मोटिवेशन होता है। एक्सटर्नल जो बाह्य जिसको हम बोलते हैं, बाहरी जो मोटिवेशन रहता है, जो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा होता है। लर्निंग सपोर्ट में क्या है कि जब आपका ह्यूमन टीचर और फ्रेंड्स को मीन्स ह्यूमन, मतलब लर्निंग सपोर्ट में ह्यूमन कैसे कौन कौन कर सकता है, या तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे या आपका टीचर सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या सपोर्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है। मतलब ऑडियो से आप स्टडी कर सकते हैं, वीडियो से आप स्टडी कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है
ये जो मैंने बताया ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बार बार रिपीटेड स्टेटमेंट है जो यूजीसी नेट बार बार रिपीटेड इनको पूछता है। आज के लेक्चर अभी के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन सिस्टम। इवोल्यूशन हम सिस्टम में स्टडी करेंगे जिसमें हम फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समेटिव इवोल्यूशन ये सब हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड जो आपका समेटिव और फॉर्मेटिव के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, प्लेसमेंट इवोल्यूशन, ये सब हम स्टडी करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवोल्यूशन सिस्टम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर 1 में मैं ज्यादा कुछ कवर करने वाली नहीं हूँ। बहुत ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करके चलूंगी। थैंक यू।